हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 17 अगस्त के सारे शिफ्टों के जीके के पीवाईक्यू का सलूशन जो कि सीएचएसएल 2023 टियर 1 में पूछे गए थे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन 17 अगस्त के सारे शिफ्टों का सलूशन हम एक ही वीडियो में करेंगे जिससे कि आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट इज डैश। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट अगर हम घटा दें तो क्या मिलेगा। राइट आंसर यहाँ पे हमें मिलेगा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं राजस्व व्यय और रेवेन्यू रिसीट को बोलते हैं राजस्व प्राप्तियाँ। तो अगर हम राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ घटा दें तो राजस्व घाटा निकल कर आ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सब से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सीएचएसएल के सारे शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन, तो उसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप डिटेल में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सरकार जो डे टू डे अपने खर्चे करती है ना, उसको हम रखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देना, पेंशन देना, इंटरेस्ट पेमेंट करना, तो ये जो सब कुछ आता है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। और रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है सरकार की जो कमाई होती है ना उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। तो वही कह रहा है कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को घटा देंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा, कि मतलब कितना सरकार को राजस्व घाटा हुआ है वो यहाँ से निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द डायरेक्ट आउटकम्स दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा ना कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष परिणाम एक अच्छे औद्योगिक क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी अच्छा जो औद्योगिक क्षेत्र होता है तो उसका क्या परिणाम नहीं होता। पहला यहाँ पे लिखा है प्रोविज़न ऑफ रिलेटिवली स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्थिर रोजगार का प्रावधान होगा, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, तो ये तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का आउटकम है। दूसरा लिखा है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा था नॉट वन ऑफ द डायरेक्ट आउटकम्स ऑफ द गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक अच्छे औद्योगिक क्षेत्र का ये परिणाम नहीं होता कि वो किसानों की आय दोगुनी करे, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इन सब से रिलेटेड है, तो वो फार्मर्स की इनकम कहाँ से डबल करेगा। थर्ड वाला था प्रमोशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो उसका रिजल्ट ये होगा कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है प्रोविजन ऑफ मास कंजम्पशन मैन्युफैक्चर गुड्स, बड़े पैमाने पर उपभोग हेतु निर्मित वस्तुओं का प्रावधान, तो ये भी सही है, एक अच्छे इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये आउटकम है। लेकिन फार्मर की इनकम डबल करना अच्छे इंडस्ट्रियल सेक्टर का आउटकम नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रगोफ्तार अ न्यूज़ पेपर प्रोपेगेटेड द मैसेज ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज़। तो यहाँ पे बेसिकली राष्ट्रगोफ्तार एक न्यूज़पेपर था जो कि सामाजिक धार्मिक सुधार का संदेश प्रसारित कर रहा था। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि ये किस सोसाइटी के लिए था, तो ये था पारसीज के लिए। अगर आपसे पूछे कि इसको जो है पब्लिश कौन करता था या लिखा किसने था राष्ट्रगोफ्तार, तो ये दादा भाई नौरोजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टॉप्ड द मेडल टैली इन द नॉर्थ ईस्टर्न ओलंपिक गेम्स 2022। तो ये तो करंट अफेयर्स का था कि कौन इसमें टॉप किया था, तो मणिपुर राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जो वन के प्रकार पाए जाते हैं इंडिया में वो कौन से हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ट्रॉपिकल डेसिडिवस। माउंटेन वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, पर्वतीय वन उनको बोलते हैं, ये हिमालयाज के पास पाए जाएंगे। और अगर बात करें यहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, तो 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक का यहाँ पर रेनफॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर्स ऑफ प्लेयर्स इन अ खो खो टीम। खो खो टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 12। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप फाउंड अबंडेंटली इन असम। यहाँ पे कह रहा है कौन सा बागान फसल जो है असम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब ही होता है ना कि ऐसी फसल जिसको बेचने के लिए उगाया जाता है। तो असम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, टी का जो है
कल्टीवेशन होता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। और असम में एक जगह आप याद रख लीजिए, जोरहट, टी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और टी का फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। तो ये भी पूछ लेता है कि कहाँ पे मनाया जाता है, तो जोरहट असम में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट लिखा है, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, रियल नेशनल इनकम मीन्स नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई बिजनेस है और वो अपना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी वजह से उसके आसपास जो लोग रहने वाले हैं उनको भी पोल्यूशन झेलना पड़ेगा, जबकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक्सटर्नलिटी का मतलब ही होता है ना कि कोई भी काम कोई और कर रहा है बट उसका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटी। तो क्या एक्सटर्नलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है? तो ये गलत है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है। मान लीजिए कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसका प्रभाव भी आसपास के लोगों पर पड़ेगा, आप ऐसे समझ लीजिए। और अगर मान लीजिए कोई अच्छा काम करता है आपकी कम्युनिटी में, उससे आपका भी भला होता है, तो उसका मतलब उसका इफेक्ट जो है पॉजिटिव है। और अगर आपको नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब कि उसका इफेक्ट जो है आप पर निगेटिव है। तो इस पे लिखा है ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि रियल इनकम यानी वास्तविक राष्ट्रीय आय वो आय होती है जो कि कांस्टेंट प्राइसेस पे हम अगर किसी चीज़ को मेजर करें, तो ये बिल्कुल सही है। तो ओनली ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स कंटेन ओरिजेनिन। यहाँ पे कह रहा है कि किस अनाज में जो है ओरिजेनिन होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चावल, यानी कि राइस में होता है ओरिजेनिन। यहाँ पे जो ओरिजेनिन है जो राइस में मिलता है ना, वो एक तरह का एमिनो एसिड्स है। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू सोनपुर कैटल फेयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द हरिहरनाथ टेम्पल। दूसरा लिखा है, इट बिगिंस ऑन पूर्णिमा फुल मून नाइट एंड कार्तिक मंथ। तीसरा लिखा है, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मध्य प्रदेश स्टेट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पहला कि ये हरिहरनाथ टेम्पल में मनाया जाता है सोनपुर कैटल फेस्टिवल, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है कि ये पूर्णिमा को जो है फुल मून नाइट जो होता है कार्तिक मंथ में तब मनाया जाता है, तो ये भी राइट आंसर है। थर्ड में यहाँ पे लिखा है कि ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत। मैंने आपको पीछे वाली शिफ्ट में भी बताया था कि सोनपुर कैटल फेयर ये जो है बिहार में मनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए एंड बी जो है राइट है, बाकी सी वाला जो है वो रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एम्पियर ऑफ करंट। 1 एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है 1 एम्पियर करंट में, तो आप एक कूलाम को जो है एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, इसको हम यहाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये नॉट वाला भी शब्द जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में दिखता नहीं है ये। पहला ऑप्शन लिखा है टू इनकरेज कॉमन ब्रदरहुड, तो ये बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारी है कि हम भाईचारा बना के रखें, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें अपने अंदर और कंट्री को प्रोटेक्ट करें। लेकिन विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। और ये जो लिखा है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये आता है आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द रैशनल्स बिहाइंड माइक्रो फाइनेंस। यहाँ पे पूछ रहा है कि माइक्रो फाइनेंस के पीछे का एक तर्क नहीं है, मतलब उद्देश्य नहीं है। पहला, मेनी इनोवेटिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हैव डेवलप्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टू इन्हांस क्रेडिट टू द पुअर इवन इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल मॉर्टगेज। यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर्मल जो लोन वगैरह है जो पुअर लोग हैं उनको नहीं मिल पाता है, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं तो वो उनकी हेल्प करते हैं, तो ठीक है, ये सही है। दूसरा लिखा है मोर देन एक्सेस टू क्रेडिट पुअर नीड सब्सिडीज। यहाँ पे लिखा है ना कि मतलब जो पुअर लोग हैं उनको लोन से ज़्यादा सब्सिडीज़ की ज़रूरत है,
तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट वन ऑफ द रैशनल बिहाइंड माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस आया ही था कि पुअर लोगों को एक्सेस टू क्रेडिट मिले, ना कि सब्सिडीज। अगला क्वेश्चन है, इन 2006 इलियाना सितरस्ती एन इटालियन ओडिसी डांसर वॉज अवॉर्डेड विथ द, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री। और ये क्वेश्चन सीजीएल में भी बहुत पहले पूछा गया था कि इलियाना सितरस्ती किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं, तो ओडिसी से। अगर पूछे ये कहाँ की थी, तो ये इटली की थी, और इनको पद्मश्री कब मिला था, 2006 में। तो क्वेश्चन आपको आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ से आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट बार यही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसेंशियल एमिनो एसिड इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आवर ब्रेन्स केमिकल मैसेंजर इंक्लूडिंग मेलाटोनिन। यहाँ पे पूछा कि कौन सा एमिनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है मेलाटोनिन, डोपामाइन या थायरॉक्सिन जैसे जो हमारे ब्रेन में केमिकल निकलते हैं ना, उसके लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फेनिलएलनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन द कैटेगरी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर नहीं आता। तो देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक तो लिबरल, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है यहाँ पर गांधीयन। यहाँ पे पूछ रहा है ना कि कौन सा नहीं है, तो नेहरूवियन जो है इसका क्लासिफिकेशन नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, वो बस पढ़ने की सुविधा की वजह से इसको ऐसा डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूजिक लीजेंड जगजीत सिंह इज एसोसिएटेड विथ। ये देखिए, ये क्वेश्चन शायद पहले आया था किसी ऑप्शन में, उसके बाद अब पूछ रहा है कि ये किससे रिलेटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा जगजीत सिंह जो हैं वो गज़ल से रिलेटेड हैं। और ये गज़ल के ना 3-4 क्वेश्चन आए हैं CHSL में 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ असम। असम का क्लासिकल डांस क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सत्तरिया नृत्य। अगर आपसे पूछे कि अंकिया नाट किससे रिलेटेड है, तो वो भी सत्तरिया से रिलेटेड है। और अगर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो तमिलनाडु। कथक अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश, और कुचिपुड़ी अगर पूछे तो ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाल डायनेस्टी रूलर्स वर प्राइमरली पैट्रन्स ऑफ विच रिलीजन। यहाँ पे कह रहा है पाल रूलर्स जो हुआ करते थे वो किस धर्म का सपोर्ट करते थे, कौन से रिलीजन को मानते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बुद्धिस्ट। यहाँ से आप याद रखेंगे धर्मपाल एक किंग थे, उन्होंने बनाया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया सफ़र फ्रॉम विच ऑफ दीज अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट्स के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी बेरोजगारी देखी जाती है। तो राइट आंसर है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी इसको प्रछन्न बेरोजगारी भी कहते हैं हिंदी में। पे जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है ना, ये एम्प्लॉयमेंट तब आता है जब कोई इंसान एक जॉब छोड़ करके कोई दूसरी जॉब खोज रहा होता है या फिर कोई दूसरी जॉब ज्वाइन करने वाला होता है, तो उसके बीच का जो टाइम गैप होता है नया जॉब खोजने में, तो उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया जहाँ पे ह्यूमन वर्कर की नीड नहीं है, तो इसकी वजह से अगर टेक्नोलॉजी की वजह से कोई बेरोजगारी आती है तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर बात करें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना कि अगर स्किल गैप की वजह से बेरोजगारी आती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं और जो डिमांड है स्किल की, आपके पास वो स्किल नहीं है, इसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट टू मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल होम्स टू हैव रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को मैंडेटरी करने वाला कौन सा पहला हमारा स्टेट था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अडॉप्ट द GVA कॉन्सेप्ट इन इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO ने कब जो है GVA कॉन्सेप्ट को अपनाया।
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2015। GVA का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगला क्वेश्चन, और ये पूरी तरीके से करंट अफेयर पर बेस्ड था, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें कह रहा था कि जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसकी जो है कितनी नेशनल लैबोरेटरीज थी इंडिया में, तो 37 थी। तो यहाँ पे 17 अगस्त का जो है शिफ्ट 1 ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे 17 अगस्त के शिफ्ट 2 के GK PYQ का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? प्रत्यक्ष कर का इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है इंडिविजुअल या किसी कॉरपोरेशन पे डायरेक्टली जो टैक्स लगाती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स भी बढ़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स के कुछ और भी एग्जाम्पल है। इनकम टैक्स के अलावा कॉरपोरेट टैक्स जो होता है वो भी डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स आपसे पूछे तो ये भी डायरेक्ट टैक्स का जो है एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट करेक्ट? यहाँ पे कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो पहला लिखा है टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन लिखा है आर्टिकल 51A इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 51A से लेके के तक जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है 11। थर्ड में लिखा है इंसर्टेड बाय 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो ये जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कंडीशंस इन्हांस द पोटेंशियल ऑफ MFIs टू अट्रैक्ट मोर रिसोर्स एंड एक्सपैंड सर्विसेज टू दियर क्लाइंट? यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी स्थिति या कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को और भी ज़्यादा रिसोर्सेज अट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं ताकि वो अपने क्लाइंट को और भी ज़्यादा लोन वगैरह दे सके। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फाइनेंशियली वायबल एंड सेल्फ सस्टेनिंग MFIs, यानी वित्तीय रूप से व्यवहार और आत्मनिर्भर होती हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो इसकी वजह से ये अपने सर्विसेज को अपनी क्लाइंट को और ज़्यादा बढ़ा पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ शार्क? शार्क के कितने मेंबर हैं, यहाँ पर आपसे सिंपली ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे था ऑप्शन ए, 8 कंट्रीज जो हैं शार्क का मेंबर हैं। ये बना था 1987 में, और अगर पूछे कहाँ बना था तो काठमांडू नेपाल में ये बना था। और अगर पूछे कौन कौन जो है इसके मेंबर्स हैं 8, तो इसमें ना एक बार पूछ लिया था कौन सा मेंबर नहीं है, तो म्यांमार वहाँ पर राइट आंसर था। तो इसमें कौन कौन से हैं आप इसको याद रखेंगे, अफ़गानिस्तान इसका मेंबर है, पाकिस्तान है, और यहाँ पर बांग्लादेश है, और अगर बात करें मालदीव्स है, यहाँ पर नेपाल में बना था, ऑफ कोर्स नेपाल इसका पार्ट होगा ही, और उसके बाद यहाँ पे आता है श्रीलंका, एंड इंडिया जो है ये भी इसका पार्ट है। यहाँ पे एक और कंट्री भूटान, तो 8 कंट्रीज जो हैं ये शार्क का मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतरौल एंड फुलैच आर दी फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चैतरौल करके पूछा था एक बार, लेकिन इसमें ये भी अब जोड़ दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चैतरौल एंड फुलैच फेस्टिवल जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिस्टवाइल प्रिंसली स्टेट वॉज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद कथक? यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा है कि कौन सा प्रिंसली स्टेट ऐसा था जो कि कथक से रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग SHGs, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है छांटना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, दे इंक्लूड वॉलेंटरी ग्रुप्स ऑफ अप टू 20 सोशली एंड इकोनॉमिकली होमोजेनियस पीपल। यहाँ पे कह रहा है पहले ऑप्शन में कि इसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से समरूप 20 लोगों का जो है वॉलेंटरी ग्रुप होता है, मतलब वो अपने मन से ज्वाइन किए होते हैं, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है।
सेकेंड ऑप्शन में लिखा है देयर इज नो नीड टू फॉलो द वेल डिफाइंड रूल्स एंड बाई लॉज फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यहाँ पे लिखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो जो भी रूल बनाए गए हैं और जो भी उप नियम बनाए गए हैं इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि अप्रैल 1996 में आरबीआई ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक्टिविटी जो है डिक्लेयर किया, तो ये भी सही हो जाएगा। तो सेकंड वाला यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन है यूज ऑफ मोर लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स ऑन द गिवन लैंड अंडर कल्टिवेशन इज रेफर्ड टू एज। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी गिवन लैंड है उस पर हम बहुत ज़्यादा लेबर और कैपिटल लगा करके अगर हम खेती वगैरह करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज कपिल देव अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड। कपिल देव को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1982। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट जनरली यूज्ड इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। यानी कि किसी भी देश में जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, आर्थिक व्यवस्था का जो भी परफॉर्मेंस है, वो हम कैसे मेजर करते हैं, सबसे एक्यूरेट तरीका कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है एक्यूरेट तरीका है ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने का। अगला क्वेश्चन है द एनालिसिस ऑफ द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द इकोनॉमी एंड द इन्वायरमेंट इन द इकोनॉमिक एनवायरमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम वॉज पुट फॉरवर्ड बाई। यहाँ पे कह रहा है कि आर्थिक पर्यावरण की प्रणाली में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध है उसका विश्लेषण पहली बार किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पे कह रहा है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन है विच नेशनल वाटरवे रन्स फ्रॉम हल्दिया टू प्रयागराज। यहाँ पे कह रहा है कि हल्दिया से प्रयागराज तक कौन सा नेशनल वाटरवे जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नेशनल वाटरवे 1, लॉन्गेस्ट वाटरवे है हमारा। और अगर पूछे कितना है इसका लेंथ तो 1620 किलोमीटर है ये। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। भारत की नई साक्षरता प्रोग्राम के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो पहला लिखा है बिजनेस एंड एनहांसिंग स्किल डेवलपमेंट। तो अभी साक्षरता प्रोग्राम की बात कर रहा है तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट या बिजनेस को कैसे सिखाएंगे? तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे कि कब से कब तक के लिए आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022-23 से लेकर के ये आई थी 2026-27 तक के लिए। इसमें 5 चीज़ों पर जोर दिया गया था। पहला तो ये कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता आनी चाहिए। दूसरा है क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, इसमें आना था, मतलब महत्वपूर्ण जो जीवन कौशल होता है उसको सिखाएंगे। और बेसिक एजुकेशन देने की इसमें बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट नियर सिहावा in Raipur district of Chhattisgarh, flows through Odisha and eventually empties into the Bay of Bengal। यहाँ पे कह रहा है कौन सी नदी है जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है, सिहावा नामक जगह से, ओडिशा से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है या मिल जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महानदी। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया aims to provide connectivity to unconnected habitations as a part of poverty reduction strategy। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि कौन से प्रोग्राम के द्वारा, कौन से कार्यक्रम के द्वारा भारत सरकार का ये उद्देश्य था कि गरीबी को कम करने की रणनीति के तहत ही ऐसी बस्तियों को जो है जोड़ा जाए, ऐसे जगहों को जोड़ा जाए जो कि अभी भी कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू इन्होंने जो है उसको जोड़ने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है हु इज़ क्रेडिटेड विद द क्रिएटिंग ऑफ द पॉपुलर राग मियाँ की मल्हार। तो मियाँ की मल्हार राग जो है किसने क्रिएट किया था? सिंपल यहाँ पे पूछ रहा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तानसेन। यहाँ से आप याद रखेंगे जाकिर हुसैन का अगर इंस्ट्रूमेंट पूछ ले तो आप तबला आंसर मार्क करेंगे,
तानसेन का अगर इंस्ट्रूमेंट पूछ ले तो रबाब आंसर करेंगे आप, और रबाब मतलब कि रुद्र वीणा को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ यूनिट डिजाइंड फॉर वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर टू प्रोटेक्ट टेम्परेचर सेंसर फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड सनलाइट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि उस यूनिट का नाम बताइए जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया था वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट सनलाइट या फिर रिफ्लेक्टेड सनलाइट से उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टीवेंसन स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन वॉज नॉट अवॉर्डेड द अर्जुना अवार्ड इन 2022। तो ये तो करंट अफेयर्स का है, अरपिंदर सिंह को नहीं मिला था, बाकी जो भी ऑप्शन है उनको मिला था। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। कह रहा है कि किस आर्टिकल में लिखा गया है कि जो हमारा इंडिया है उसमें नए राज्य बनाए जा सकते हैं, जो भी राज्य हैं उनका एरिया जो है बदला जा सकता है, बाउंड्री बदली जा सकती है या फिर नाम भी बदला जा सकता है जो भी राज्य हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 5 तो यहाँ पर सिटीजनशिप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H इज डेराइव्ड फ्रॉम द हाइड्राइड ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन के हाइड्राइड से कौन सा यहाँ पे कंपाउंड मिलता है जिसका फॉर्मूला C2H है? राइट आंसर हो जाएगा इथाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग was given the charge of looking after the imperial household during the मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। है कि मुगल प्रशासन में शाही घराने की जो देखभाल होती थी वो कौन करता था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मीर समन को। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशंस यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन जून 2022। यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो 2022 में हुई थी उसमें गोल्ड मेडल किसको मिला था? तो गुरु नायडू सनपति को मिला था, और ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हुआ था CHSL में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। रंजुमोनी सैकिया वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2019 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच क्लासिकल डांस। तो इनको जो है मिला था संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2019 में। तो ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है? बेसिकली यहाँ पे इसका ये मकसद नहीं है कि आपसे अवार्ड पूछा जाए, यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि रंजुमोनी सैकिया किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सत्तरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट है इस शिफ्ट का, नेम द ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 106 क्रिएटेड बाय बम्बार्डिंग कैलिफोर्नियम 249 विथ ऑक्सीजन 18। यहाँ पे कह रहा है कि उस एलिमेंट का नाम बता दीजिए जिसका कि एटॉमिक नंबर 106 है, जिसको कि कैलिफोर्नियम और ऑक्सीजन की बम्बार्डिंग से बनाया जाता है। तो यहाँ पे ना आपको ये पूरा क्वेश्चन ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मेन जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है ना उस पर अटैक करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना 106, और मैंने आपको बताया था कि 106 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सीबोर्जियम, क्योंकि एक थे ग्लेंटी सीबोर्ग, उन्होंने इसको खोजा था। तो इसी वजह से जो है ये सीबोर्जियम एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इन्हीं के नाम पे रखा गया है। बाद में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब हम करेंगे 17 अगस्त के शिफ्ट 3 के GK PYQ का सोल्यूशन। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोच फॉर मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यानी भारत में बेरोजगारी को मेजर करने का कौन सा अप्रोच नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे था मंथली स्टेटस अप्रोच। यहाँ से आपको अब ये भी याद रखना है ना कि कितने टाइप से हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो वीकली स्टेटस अप्रोच, डेली स्टेटस अप्रोच और यूजुअल स्टेटस अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहा था उस टाइम पे क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत चल रहा था कि सवज इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। सवज जो है किसका मैस्कॉट था? तो 36th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया का। और अगर पूछे कहाँ हुआ था 36th वाला, तो ये गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया आर देयर हाई ग्रेड आयरन ओर डिपॉजिट्स। आयरन ओर का हाई ग्रेड आयरन ओर के डिपॉजिट्स कहाँ पर मिलेंगे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नॉर्दर्न ओडिशा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। बेरी बेरी जो होता है ये विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होता है। अगर आपसे पूछे स्कर्वी तो ये विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है, और अगर आपसे पूछे रिकेट्स तो ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको विटामिन्स पे अलग से वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने इस पर एक छोटी सी वीडियो अपलोड की है जिसमें सारे विटामिन्स को बहुत कम टाइम में मैंने डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है कि विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय जो किंग थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? देखिए विजयनगर एम्पायर जो है ना वो 1336 में इस्टेब्लिश किया गया था हरिहर एंड बुक्का के द्वारा। तो वहाँ पे ना 4 डायनेस्टीज आई थी। तो वहाँ पे जो तुलुव डायनेस्टी थी उसके राजा थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है ये प्योरली करंट अफेयर पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MEDP? MEDP का फुल फॉर्म पूछ रहा है माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमसेन जोशी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन? भीमसेन जोशी किस म्यूजिक से बिलोंग करते हैं यहाँ पर पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किराना घराना। अगला क्वेश्चन है वाइल ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन वन ऑफ द ट्रेवलर स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड नोबल आइडियाज ऑफ इट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशंस द फंडामेंटल ड्यूटीज इन रिलेशन टू सच सर्कमस्टांसेस? यहाँ पे कह रहा है ना कि ट्रेन से ट्रेवल करते टाइम, यात्रा करते समय एक कोई इंसान है उसने जो हमारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने आज़ादी में लड़ाई लड़ी उनके खिलाफ जो है बातें कर रहा है। तो कौन सा यहाँ पे आर्टिकल आएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 51A क्लॉज B, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना उसमें ये लिखा गया है कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं हम उनके नोबल आइडियाज़ को चेरिश करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। तो आर्टिकल 51A सब क्लॉज B। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय? इंडिया में क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कॉमर्शियल बैंक? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट क्रिएशन का काम केवल और केवल फाइनेंशियल बैंक करते हैं। मतलब अगर आपको लोन वगैरह लेने जाना है तो आप बैंक पे ही तो जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में थोड़ी ना जाएंगे, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ी ना आप जाएंगे लोन लेने। तो वही कह रहा है क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? तो केवल और केवल कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ विडोज एंड एस्टैब्लिश द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1893? कि किसने अपना जीवन विधवाओं के उद्धार के लिए न्यौछावर कर दिया और उन्होंने बाद में विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी बनाया 1893 में? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा DK कर्वे। इनका पूरा नाम था धोंधो केशव कर्वे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1893 में बना था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कब बना था? तो राइट आंसर आप मार्क करेंगे 1893 में बना था। यहाँ से आप एक चीज़ याद रखेंगे कि 1917 में एनी बेसेंट जो हैं वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी INC की। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन है इन डिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ प्रिज्म विच कलर ऑफ लाइट फ्रॉम विबग्योर विल बेंट मोस्ट? यहाँ पर 12th वाले क्वेश्चन में ये पूछा था कि वाइट लाइट का जब प्रिज्म से डिफ्रैक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा कलर कौन सा झुकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर था वॉयलेट कलर बहुत ज़्यादा झुकता है। यानी कि वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है ना वो शॉर्टेस्ट होता है, और जिस कलर का वेवलेंथ जितना शॉर्ट होता है वो उतना ही ज़्यादा झुकता है। और रेड कलर की बात करें तो ये लीस्ट बेंट होता है, मतलब सबसे कम झुकता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है। तो यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि विबग्योर में किसकी वेवलेंथ कितनी ज़्यादा होती है या फिर ये किस ऑर्डर में होते हैं, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं वेवलेंथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज योर आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। यहाँ पे ना आपको दिया है रिट्स और उसको आपको मैच कराना है। तो 5 टाइप्स की जो है हमारी रिट्स होती हैं। सबसे पहले यहाँ से ये जान लीजिए आप कि रिट्स जो होती है ना वो 5 तरीके की होती हैं
और अगर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है तो आर्टिकल 32 आता है उसमें। और अगर आपसे पूछे हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है तो किस आर्टिकल के अंडर, तो आर्टिकल इनका होता है 226। और यहाँ पे ना हाई कोर्ट का जो पावर है रिट के मामले में वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। हाई कोर्ट जो है वो लीगल रिट्स भी इशू कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट लीगल रिट्स इशू नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको आंसर बताती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। पहला वाला यहाँ पे लिखा है ना हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ, तो ए का जो है थर्ड वाला ऑप्शन होगा। तो केवल यहाँ पर जो है ए का थर्ड वाला ऑप्शन है, इसका मतलब अगर आपको एक भी पता होता तो आप आराम से इस मैचिंग वाले क्वेश्चन को कर सकते थे। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर देते हैं कि जिस भी इंसान को अरेस्ट किया गया है उसको जज के सामने या फिर कोर्ट में लाना कंपलसरी है। दूसरा यहाँ पे है मंडेमस। मंडेमस का मतलब होता है यहाँ पर टू कमांड। जब कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अपना काम अच्छे से नहीं करता है तब मंडेमस रिट जो है इशू किया जाता है। थर्ड वाला यहाँ पे है क्यूओ वारंटो। क्यूओ वारंटो का मतलब होता है इंक्वायरिंग इनटू लीगैलिटी ऑफ द क्लेम। क्यूओ वारंटो का मतलब होता है कि अगर किसी भी इंसान ने, किसी भी पर्सन ने किसी पब्लिक ऑफिस को इलीगली ऑक्यूपाई किया है, मतलब वहाँ पे है, तो वो किस अथॉरिटी से वहाँ पर है, तो इसको इशू किया जाता है क्यूओ वारंटो रिट। सर्चियोरारी जो है यहाँ पर, उसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ। यहाँ पे जो हायर कोर्ट होता है ना वो लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। और एक यहाँ पे रिट छूट गया है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो होता है ये हायर कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है लोअर कोर्ट के लिए, अगर उनको लगता है कि लोअर कोर्ट जो है अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, यहाँ पे एक मध्य प्रदेश का स्कीम था, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे उन्होंने लॉन्च किया था, तो पंख अभियान था। और यहाँ पे देखिए आपको ये याद रखना है ना कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, क्योंकि ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, तो पूछ लिया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटिया इज़ ए रीजनल म्यूज़िक फॉर्म ऑफ विच स्टेट। लोटिया जो है वो कहाँ का म्यूज़िक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू सिंपल मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी का मतलब होता है ना जहाँ पे इकोनॉमी में पैसा जो जनरेट होता है वो वहीं पर खर्च हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक फर्म है और एक हाउस होल्ड है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए जो फर्म है इसको हम क्या दे सकते हैं, हम जो है फर्म को लैंड दे सकते हैं, लेबर दे सकते हैं, कैपिटल दे सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप दे सकते हैं। और इसके बदले फर्म क्या देती है, इसके बदले फर्म देती है रेंट, वेजेस और प्रॉफिट। और जब हमारे पास ये पैसा आ जाता है तो फिर हम इसको खर्च कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज लेने में। तो ये चीज़ है ना, ऐसे इकोनॉमी जो चलती रहती है उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला लिखा है द एग्रीगेट कंजम्पशन इज मोर देन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कह रहे हैं एग्रीगेट कंजम्पशन जो होता है वो खर्चे से ज़्यादा होता है, तो यही वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों दो ऑप्शन है ना वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसर्स वॉज द रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड ऑफ 2003। यहाँ पे कह रहा है कि 2003 में किसको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोनल मानसिंह। ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना आपसे पूछ लेगा कि सोनल मानसिंह किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं, तो ये दो डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। एक तो भरतनाट्यम हो जाएगा और एक तो ओडिसी हो जाएगा। भरतनाट्यम एंड ओडिसी से जो है ये रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो होता है उसमें कौन सी चीज़ या कौन सा इंडिकेटर यूज़ नहीं होता, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यूज़ नहीं करते। और ये क्वेश्चन CHSL में ही दूसरी बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो होता है ना, इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं।
एक तो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा यहाँ पे लिया जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी, और थर्ड वाला यहाँ पे लिया जाता है कि लिटरेसी कितनी है। और यहाँ से आपको याद रखना है ना, 2011 के सेंसस के हिसाब से पूछे अगर आपसे कि लिटरेसी जो है इंडिया की कितनी है ओवरऑल, तो वो था 74.04%। और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा लिटरेट कौन है, तो केरला। और ये सारे क्वेश्चन मैंने पिछले वाले शिफ्टों में कराए हैं, तो इसीलिए अगर आप देख रहे हैं इसको तो आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रजनी गरबा एंड हरनी गरबा इज़ द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। यहाँ पे पूछ रहा है रजनी गरबा एंड हरनी गरबा कहाँ का फेस्टिवल है, तो राइट आंसर हो जाएगा असम। और असम से आप याद रखेंगे ना, बिहू भी जो है वो असम का है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU न्यू दिल्ली। तो फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर पूछ रहा है किनको अपॉइंट किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शांति श्री पंडित। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको सीधा सीधा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यूमेरिकल स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1932 दैट डिटरमाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन टू बी 4। और ये क्वेश्चन भी CHSL में ही दूसरी बार रिपीट हो रहा है, और इसमें ना घुमा फिरा के थोड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्केल जो है बनाया गया था 1932 में, जिसमें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पॉलिंग स्केल। और पता है वो जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की कितनी थी, तो शायद 4.0 ये शायद पूछा हुआ था और रिपीट हुआ था इसी में। तो आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि पॉलिंग ने कब ये स्केल बनाई थी, तो 1932 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट वन ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ पे कह रहा है कि हरित क्रांति का एक प्रभाव जो है नहीं था। पहला, लूजनिंग ऑफ ट्रेडिशनल बॉन्ड और हेरिडिटरी रिलेशनशिप बिटवीन फार्मर्स और लैंड ओनर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स। तो यहाँ पे तो ग्रीन रिवोल्यूशन का प्रभाव पड़ा था, और जो फार्मर हैं और जो ज़मींदार हैं उनके बीच में चेंजेस आए थे रिलेशनशिप्स में। दूसरा कह रहा है कि द राइज ऑफ अ क्लास ऑफ फ्री वेज लेबरर्स। अच्छा, फ्री वेज लेबरर्स जो है इनका राइज हुआ। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ए शिफ्ट फ्रॉम पेमेंट इन कैश टू पेमेंट इन काइंड। इसका मतलब ये है ना कि हरित क्रांति होने की वजह से क्या ऐसा हो गया था कि लोग पैसे की जगह अनाज से जो लेन देन कर रहे थे। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा था कौन सा प्रभाव नहीं था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ग्रीन रिवोल्यूशन के आने की वजह से लोग जो है पैसे की जगह अनाज दे करके सामान खरीद रहे हों। तो यहाँ से आप याद रखेंगे ना, फादर अगर पूछे ग्रीन रिवोल्यूशन के किसको कहा जाता है, तो आप आंसर मार्क करेंगे नॉर्मन बोरलॉग को जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है। और अगर आपसे पूछे इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर किसको माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में कौन सा स्टेप नहीं होता है। वाटर साइकिल का मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए सन निकलता है हमारा, तो सन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे पानी जो है भाप बनकर उड़ता है, फिर बादल बन जाते हैं, फिर बादल से फिर पानी बरसता है, फिर वो पानी ज़मीन के नीचे जाता है, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके ये वाटर साइकिल चलती रहती है। तो उसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। तो उसमें जो है हाइड्रेशन नहीं आता, कंडेंसेशन, प्रीसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ये सारे स्टेप आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड रुद्रांश पाटिल विन गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इन ISSF वर्ल्ड कप। तो ये तो 2023 का ये करंट अफेयर्स का था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंडियन डेजर्ट। भारतीय रेगिस्तान के बारे में कौन सा सही है। तो यहाँ पे लिखा है बाउंडेड टू द वेस्ट बाय अरावली। क्या इसके वेस्ट में अरावली है? बिल्कुल नहीं। अब कह रहा है कि इसके साउथ ईस्ट में अरावली है, बिल्कुल गलत। इसके जो है नॉर्थ वेस्ट में अरावली माउंटेन्स हैं। तो ये है 17 अगस्त के शिफ्ट 3 का सोल्यूशन। अब हम करेंगे 17 अगस्त के शिफ्ट 4 के PYQ का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड एक्सटेंसिव ड्रेनेज इनटू द अटलांटिक ओशियन।
कह रहा है कि जो है वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल रिवर कौन सी है, वॉल्यूम के हिसाब से, यानी सिंपल भाषा में आपसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर पूछ रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से हो चाहे ड्रेनेज बेसिन एरिया के हिसाब से हो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमेजॉन रिवर। आपको ना यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना है नाइल रिवर से, क्योंकि नाइल रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट में केवल लेंथ देखी जाती है, जबकि लार्जेस्ट में ना इसका वॉल्यूम एरिया सब देखा जाता है। तो अमेजॉन रिवर जो है नंबर 1 पर है। और यहाँ से ना आप ये भी याद रखेंगे कि ये कहाँ ड्रेन होती है, तो अटलांटिक ओशियन में ड्रेन होती है। तो अगर आपसे पूछे कि नाइल रिवर जो है कहाँ पर ड्रेन होती है, तो ये मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन प्योरली करंट अफेयर पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स asserts that every 8 element has comparable properties when grouped in increasing order of their atomic masses and also known as। यहाँ पे ना आपसे वही चीज़ जो है घुमा फिरा के पूछ रहा है, और लेकिन आपको ध्यान देना है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है न्यूलैंड्स रिलेशन, यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है न्यूलैंड ने दिया था। अगर पूछे कब दिया था तो 1865 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जान लीजिए। न्यूलैंड ने ये बोला था कि अगर हम एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को रखें तो पहला और 8वां एलिमेंट जो होगा ना उनके बीच सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज निकनेम्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कह रहा है कि किस एरिया को बोला जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसी वजह से जो है इसको हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कह सकते हैं। अगर पूछे छोटा नागपुर प्लेट्यू किस किस स्टेट तक फैला हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। ये सारे स्टेट जो हैं आते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और यहाँ पर बहुत सारे जो है मिनरल्स मिलते हैं, इसी वजह से इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विथ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। यहाँ पे कह रहा है ना कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के अनुरूप कौन सा एग्जाम्पल है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी की टैरिफ एंड कोटा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टैरिफ्स एंड कोटा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। भारत के सामान्य नागरिक में किसको काउंट किया जाएगा। पहला, इंडियन वर्कर्स इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, यानी भारतीय दूतावास जो विदेशों में है उनमें काम करने वाले लोग। दूसरा ऑप्शन है एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी भारत के राजदूत जो कि दुनिया के अलग अलग जगहों में जाकर के काम करते हैं। तो इन दोनों को ही भारत का जो है नागरिक माना जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्योंकि आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि अगर एम्बेसडर या फिर वहाँ पे काम करने वाले लोग को इंडियन नहीं माना जाएगा तो उनको इंडियन एम्बेसी में भेजा ही क्यों जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक डिफिकल्टी ऑफ बार्टर एक्सचेंजेस एज अगेंस्ट मनी बेस्ड एक्सचेंजेस। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि जो भी हम पैसे से पे करके कोई सामान लेते हैं या फिर अगर हम कोई सामान के बदले कोई सामान लेते हैं तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम, कौन सी कठिनाई आती है। बार्टर सिस्टम का सबसे ज़्यादा कठिन बात ये होती है ना कि आपको ना कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता है जिसको कि आपके सामान की ज़रूरत हो, क्योंकि आपका सामान अगर उसको ज़रूरत लगेगा तभी वो आपका सामान लेकर के उसके बदले में आपको आपके मन का सामान देगा। तो जिसको आपके सामान की ज़रूरत हो ऐसा खोजना मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो राइट आंसर 4 वाला था, बार्टर एक्सचेंजेस रिक्वायर अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब आपकी जो सामान है वो दूसरों को उसकी ज़रूरत हो और दूसरे का सामान को आपकी ज़रूरत हो, तभी आप दोनों सामान आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग दी फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ इज़ अ प्रोफेशनल कुचिपुड़ी डांसर। यहाँ पे कह रहा है कि कुचिपुड़ी डांसर कौन है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौशल्या रेड्डी। देखिए यहाँ जहाँ पे रेड्डी वर्ड आ जाए तो आप सीधा कुचिपुड़ी आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी वगैरह में और जहाँ पर भी रेड्डी वर्ड था तो सब कुचिपुड़ी डांसर से ही रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच रीजन हैज़ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, अभी हमने पढ़ा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द जुडिशियल मर्डर ऑफ राजा नंद कुमार। राजा नंद कुमार का जो है मर्डर का अक्यूज कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। इन विच ईयर डिड स्वामी दयानंद सरस्वती इस्टेब्लिश्ड आर्य समाज। यहाँ पे कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज कब इस्टेब्लिश किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1875 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर अनएम्प्लॉयड है यानी बेरोजगार है या फिर वो एम्प्लॉयमेंट खोज रहा है तो उसको सरकार कुछ पेमेंट करती है, कुछ पैसा भेजती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। और इसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो है एक्सचेंज नहीं किए जाते, केवल पैसा ही इसमें भेजा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ए, बी एंड सी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी आपका ट्रांसफ़र पेमेंट होगा। स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है तो आप तो कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो होता है ट्रांसफ़र पेमेंट। रिटायरमेंट पे आपको जो पेंशन मिलेगा वो ट्रांसफ़र पेमेंट के अंडर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच इक्वेशन वॉज वेरीफाइड बाई अमेरिकन साइंटिस्ट निकोलस एंड हल इन 1930 बाई मेजरिंग द रेडिएशन प्रेशर ऑफ विजिबल लाइट। यहाँ पे कह रहा है कौन सा इक्वेशन वेरीफाई किया गया था, सत्यापित किया गया था अमेरिकन साइंटिस्ट निकोलस एंड हल के द्वारा 1903 में, जो कि विजिबल लाइट का रेडिएशन प्रेशर मेजर करता है। तो राइट आंसर था यहाँ पे P = U/C, और इसको हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद दोज इन लिस्ट 2। यहाँ पे कह रहा है पहले वाले को ना सेकंड वाले से मैच कराना है, और ये जो है मनी सप्लाई का तरीका है जो RBI अपनाती है। इसको हम मनी को 4 कैटेगरी में बांट के रखते हैं, वो M1, M2, M3, M4। और इसमें जो होता है ना, ये TD जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है टाइम डिपॉजिट, और जो यहाँ पे लिखा है ना DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। देखिए डिपॉजिट 2 तरह का होता है, एक तो टाइम डिपॉजिट और एक डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब कोई पैसा आपने बैंक में जमा कर दिया, अब वो फिक्स टाइम के बाद निकलेगा, तो वो हो जाता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप जब चाहें उस पैसे को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे POSBD जो लिखा है ना, ये पैसा आपने जो पोस्ट ऑफिस में रखा है वो सब इसको बोलते हैं। यहाँ से आपको याद रखना है कि M1 जो होता है ना, उसको नैरो मनी बोलते हैं, M0 जो होता है उसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। M1 में काउंट किया जाता है करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स विथ RBI, यानी इन तीनों को काउंट कर लें तो M1 आता है। और अगर आपसे पूछे M2, तो M2 में जो है M1 तो आएगा ही आएगा, उसके साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो भी डिपॉजिट्स पड़े हैं वो भी काउंट किया जाता है। और अगर पूछे आपसे M3, तो M3 में ना M1 आता है और टाइम डिपॉजिट जो भी पैसे होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। M4 जो होता है इसमें M3 को काउंट करते हैं, और उसके बाद जो भी डिपॉजिट्स बने होते हैं ना पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, वो काउंट किया जाता है। और यहाँ से आप एक चीज़ और भी याद रखेंगे, M4 को ना ब्रॉड मनी बोला जाता है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौरी नारायण फेयर इज़ हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये जो फेस्टिवल है ये होता है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ भीमराव अंबेडकर मल्टीपर्पज़ स्टेडियम सिचुएटेड। भीमराव अंबेडकर मल्टीपर्पज़ स्टेडियम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फैज़ाबाद। अगला क्वेश्चन जो है आर्टिकल से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द आइडिया दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और engaged in any other hazardous employment। यहाँ पे कह रहा है कि किस आर्टिकल में लिखा है कि कोई भी बच्चे जो कि 14 साल से नीचे के हैं वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते
या फिर वो किसी भी खतरनाक जो जॉब वगैरह होती है उसमें काम नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 24 में लिखा है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। और अगर आपसे पूछे आर्टिकल 19 तो इसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं आर्टिकल 19 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। तोताराम शर्मा जो है कह रहा है किससे एसोसिएटेड है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पखावज। और पता है ये क्वेश्चन जब पूछा गया था ना तो ऐसे अकेले नहीं पूछा गया था, के साथ 2-3 लोगों का और नाम दे दिया था और लाइन से इंस्ट्रूमेंट दे दिया था। तो जहाँ पे पखावज था तो वही आंसर राइट वाला था। अगला क्वेश्चन है द फाउंडर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर वर द फ्यूडेटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। CHSL में ही दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि विजयनगर एम्पायर जिन्होंने बनाया था वो किसके सामंत थे, तो राइट आंसर हो जाएगा काकतीय डायनेस्टी के। पूछे अगर आपसे कब बना था ये, तो 1336 AD में विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश किया गया था। और अगर पूछे किसने इसको इस्टेब्लिश करा था तो बुक्का एंड हरिहर, ये दोनों भाई थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द पखावज सिलेबल्स आर प्राइमरीली यूज टू कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसेस। सिंपली यहाँ पे पूछ रहा है कि पखावज इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस डांस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन था मेंबर, डॉक्टर KM मुंशी। अगला क्वेश्चन ये जो है ये करंट अफेयर पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन मार्च 2023 द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अमेंडेड द 2015 PFRDA रेगुलेशन टू इंक्रीज द एज लिमिट फॉर द ओम्बड्समैन फ्रॉम 65 टू -years। यहाँ पे कह रहा है कि जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसने 2015 वाला जो PFRDA था उसके रेगुलेशन को चेंज करके जो ओम्बड्समैन यानी लोकपाल होते हैं उनकी एज 65 से कितने साल कर दी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 years। और ये क्वेश्चन भले करंट अफेयर्स का है बट ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है द लिटरेसी रेट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट एज पर द सेंसस 2011, यानी आंध्र प्रदेश का यहाँ पे लिटरेसी रेट पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 67.02%। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 17 अगस्त के शिफ्ट 4 का इन विच ईयर रुडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चॉव फॉर्मुलेट हिज फेमस अफोरिज्म ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला विच बिकेम ए पार्ट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ सेल थ्योरी। तो विर्चॉव याद रखना है खाली, इन्होंने ना ये बोला था कि जो भी सेल होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं, तो उसी को ये लोग बोल रहे हैं ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो ये इन्होंने दिया था जो कि बाद में सेल थ्योरी का बेस बनी थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1855 में इन्होंने इसको दिया था। ये था टोटल 100 क्वेश्चन और हमने 17 अगस्त के सारे शिफ्टों का सोल्यूशन कर लिया है और CHSL का ये लास्ट शिफ्ट था। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको थैंक यू सो मच। और आपकी पेशेंस लेवल इतना है पूरा देखने के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो मैंने सोचा एक ही में बनाने का, क्योंकि उससे आपका टाइम भी लॉस नहीं होगा, आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे एक ही वीडियो में, वरना अलग अलग वीडियो देखने में ना थोड़ा टाइम चला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।